पब्लिक से जुड़े मुद्दों को लोगों के बीच में किस भाव से उठाया जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार को जगाया जाए, बताया जाए, वो काम हम अनवरत कर रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी, या हर राज्य में डीजीपी ही होता है, विनय कुमार साहब साथ बैठे हुए हैं। तो मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे। तो पहला सवाल ये सर कि पुलिसिंग कितनी बदली है, क्योंकि जब आप 1991 में आए होंगे सर्विस में, अभय आनंद सर के साथ आपने उनके जूनियर के रूप में काम किया। आप आज खुद पुलिस मुखिया हैं बिहार जैसे राज्य के, जो कभी जंगल राज कहा जाता था। तो जंगल राज कितना मंगल राज में बदला है और पुलिसिंग कितनी बदली है, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए, पुलिस की जो चुनौतियां हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। एक जमाना था जब डकैतों, दस्युओं के गिरोह से बिहार काफी आक्रांत था। ऊपर रखिए। शाहाबाद इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, सर्वी चंपारण में रहे हैं। काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से वहां दस्युओं से जूझे थे सर। तो एक दौर वो था जब दस्यु सम्राटों का पूरा दौर था। उसके बाद फिर एक फिरौती हेतु अपहरण का दौर आया 90s में या 2000 के आसपास। फिरौती हेतु अपहरण से पूरा राज्य आक्रांत था। एक से एक फिरौती हेतु अपहरण के कारण दर्ज होते थे और पूरी पुलिस उसी में लगी रहती थी। फिर नक्सली समस्या काफी विकराल रूप धारण की। नक्सली समस्या से हम लोग काफी जूझे, पूरा बिहार और जो अभी झारखंड है। नक्सल समस्या काफी विकराल रूप धारण की हुई थी और पूरी पुलिस की जो ऊर्जा थी और जो पूरे संसाधन थे वो नक्सल समस्या से जूझने में लगा हुआ था। अभी नक्सल समस्या एकदम जीरो पे आ गया है। इधर कई वर्षों में कोई हिंसक घटना नहीं हुई है और जो बचे हुए जो नक्सली हैं उन पर अभी लगातार अभियान जारी है। कल भी गया में काफी सारे डेटोनेटर्स वगैरह बरामद हुए हैं, जो लैंड माइंस वगैरह है। और इस वर्ष करीब 6 महीने में हम लोगों ने पिछले पूरे वर्ष से अधिक संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। शस्त्र बरामद हुए हैं, AK-47 वगैरह। तो नक्सल घटनाएं नहीं है। नक्सल घटनाएं तो बिल्कुल देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि हमने नक्सल की समस्या पे काबू पा लिया, और अब लोग मानने भी लगे हैं कि नक्सलिज्म पे काफी हद तक सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपसी सहयोग से। लेकिन मोहन भागवत जी का दशहरे पे भाषण चल रहा था, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से नक्सलवाद पे हमने काबू कर लिया, लेकिन सामाजिक न्याय को हमें और आगे बढ़ाना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याएं कभी पैदा न हो। तो ऐसी स्थिति में चूंकि कह सकते हैं कि बिहार एक चैलेंजिंग स्टेट रहा है हमेशा से, और अलग अलग तरह के क्राइम रहे हैं। जैसे आपने अपहरण वाली घटना बोली तो मुझे ध्यान आया, उस पे प्रकाश झा की, भाई हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं और डिस्कशन होता रहता है। तो बहुत ही एक रियलिस्टिक मूवी बनाई थी उन्होंने, बिहार को पूरे तरीके से उस मूवी में उतार दिया था उन्होंने। तो अपहरण उद्योग जब होता था, अब तो खैर ना के बराबर रह गया, लेकिन एक वक्त में अपहरण उद्योग के लिए बिहार जाना जाता था। तो पुलिस के रहते ये धंधा इतना फला फूला कैसे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनौतियां बदलती रहती हैं। दस्युओं से आक्रांत था बिहार, उसके बाद फिर फिरौती हेतु अपहरण से आक्रांत रहा, और अभी फिरौती हेतु अपहरण के पूरे वर्ष में 25-30 कांड दर्ज होते हैं। वो भी कोई ऐसा चर्चित कांड नहीं दर्ज होते हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि 3 घंटे 6 घंटे में बरामद भी हो जाते हैं, सभी अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं। इधर हाल के दिनों में 5-10 हुआ है, तो उन सभी में हमारी उपलब्धि घंटों में बरामदगी हो जाती है। तो फिरौती हेतु अपहरण और नक्सल समस्या को समाप्त करने में बिहार प्रथम राज्य था और सबसे आक्रांत हम थे। मेरा पहला पोस्टिंग था चतरा SP 95-96 में। चतरा उस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा आक्रांत था। उस समय छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या पनप रही थी हल्की सी। उस समय जो सुकमा वगैरह जिला है वो सब नक्सल समस्या से पूरी तरीके से मुक्त था। तो चतरा उस समय काफी हॉट था।
उसके बाद मैं करीब 7-8 साल उन जिलों में ही रहा। नक्सल वाला जो जिला था, पलामू, गढ़वा वगैरह, चतरा, हजारीबाग में कमांडेंट था। तो नक्सल समस्या को मैं काफी नजदीकी से देखा। उसके बाद भी मुझे एसपी की हत्या हो गई थी 2005 में मुंगेर में। तो मुंगेर एसपी के तौर पे चुनाव कराने के लिए मैं गया था। काफी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ था। फिर मोतिहारी एसपी में था, तो वहां दिन में हजारों की संख्या में नक्सली पूरे थाना, मधुबन अंचल गार्ड और बैंक्स वगैरह दिन में 1 बजे लूट लिए थे। 2005 की घटना है। मैं करीब 5-6 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो उसमें करीब 2 दिन तक मुठभेड़ चलते रहा और करीब 17-18 नक्सली मारे गए, 40-50 गिरफ्तार हुए। उस उत्तर बिहार की अंतिम घटना थी जो दिन के 1 बजे हुई थी। और नक्सली संगठन जो था वो सोचा नहीं था कि पुलिस रेस्पॉन्स होगा, लेकिन जबरदस्त पुलिस रेस्पॉन्स हुआ उसमें, और वो अंतिम घटना थी। तो नक्सली समस्या से काफी हम लोग जूझे हैं। अभी जो हमारी समस्या है, जैसे डकैती जो हजारों की संख्या में होता था, अभी इस साल अब तक करीब 100 डकैतियां हुई है, और वो भी मिसलेनियस टाइप का है। लूट की घटना भी बहुत घटी है। हत्या भी काफी घटा है। जैसे 90 से 2000 के दशक में एवरेज मर्डर बिहार में, जो अभी वाला बिहार है, झारखंड छोड़ करके करीब 4500 था। 4500 एवरेज हत्याएं 90 से 2000 के बीच में होती थी। ये 2000 से 2010 के बीच में घट करके लगभग 3000 के आसपास हो गए, 3200 के आसपास थी। अभी जो एवरेज है ये करीब 2500 के लगभग है। तो आप देख रहे हैं कि हत्या की घटनाओं में भी, जबकि पॉपुलेशन बढ़ा है, जनसंख्या 1.5 गुनी से अधिक हुई है इस अवधि में, लेकिन हत्या की एब्सोल्यूट घटना की मैं बात कर रहा हूं, वो घट करके एवरेज एनुअल करीब 2500 के आसपास है, जो करीब 4500 हुआ करता था, लगभग आधा हो गया है। लेकिन एक एक हत्या की घटना को समाज बड़ी उद्वेलित हो उठती है। एक एक घटना को समाज, एक भी हत्या की घटना को सहन करने की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि एक एक लाइफ महत्वपूर्ण है, एक एक जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए उद्वेलित होती है, पूरी जनता उद्वेलित हो जाती है। और हाल के दिनों में जो मर्डर की कुछ घटनाएं हुई है, जैसे पारस हॉस्पिटल में हुआ था, गोपाल खेमका का हुआ था, तो इन सभी में 2-3 दिनों के अंदर में ही सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके, और हम लोगों ने चार्जशीट भी कर दिया है। बल्कि गोपाल खेमका वाले केस का ट्रायल भी शुरू हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, चार्ज फ्रेमिंग हो गया, गवाही हो रही है। पारस वाले में भी चार्जशीट होने वाला है तुरंत। एक घटना हुई थी डकैती की, बड़ी चर्चित घटना इस साल की, आरा में तनिष्क लूटकांड हुआ था, उसमें टाटा तनिष्क ज्वेलरी में। तो उसमें हम लोगों ने पूरे भारत वर्ष से करीब 26 डकैतों को पकड़ के, और चार्जशीट हो गया है, उसका भी ट्रायल चल रहा है, उसका भी हम लोगों ने 2 महीने में ट्रायल करा दिया है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती अभी है वो हत्या नहीं है। हत्या की घटनाएं होती है और उसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे बड़ा अभी जो समस्या अभी उभर के सामने आया है वो है साइबर अपराध का। उस पर भी हम 2-4 सवाल आपसे लेंगे। एक और सवाल मन में आ रहा है कि यूपी और बिहार, कहा जाता था कि बाहुबलियों का स्टेट है, और इसमें बिहार के बाहुबली पूरे दुनिया में, देश में छाए। अब कोई बाहुबली बचा है या पुलिस ने सबको ठंडा कर दिया? नहीं, अब सबसे बड़ा बाहुबली पुलिस ही है। वैसा कोई बाहुबली उस तरह का कोई बाहुबली बचा नहीं है, और उस तरह के संगठित अपराध अभी नहीं हो रहे हैं। जो हत्याएं हो रही है वो किसी न किसी दुश्मनी के ख्याल से और उसी परिप्रेक्ष्य में हो रही है, या प्रेम प्रसंग वगैरह के सिलसिले में हो रही है घटनाएं। कोई उस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी चीज अब नहीं है। तो जैसे मैंने अपने संबोधन में कहा, ओपनिंग रिमार्क्स में, कि दुनिया बदल रही है, तो दुनिया के बदलने के पीछे तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तकनीक ने एक तरफ बदला है तो एक तरफ चुनौती भी खड़ी की है। तो जो साइबर अपराध आपने कहा, बिहार के बगल, मतलब एक तरह से एक्सटेंडेड बिहार ही कह लीजिए, पहले बिहार ही था, झारखंड अलग हुआ। जामताड़ा एक जगह है जो पूरी दुनिया में छा गया, और मुझे भी आश्चर्य लगता है कि गांव में लेहनी के खेत में बैठ के दुनिया में कहां से फिशिंग कर लेते हैं और वो प्रतिभा, वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक आती कहां से है? वो कैसे इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कि जब तक जैसे आंखों का सुरमा चुरा लेना, ऐसे लोगों के मोबाइल से पैसा उड़ा लेते हैं
इतना टैलेंट और इतनी टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचती है वहां पे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें सर। देखिए, इसमें जो अभी जेन अल्फा और जेन बीटा वगैरह जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफी टेक सेवी हैं। और जामतारा तो अब पुराना हो चुका है। जैसे हमारा नवादा जिला है, नालंदा जिला है, शेखपुरा है, जी। इवन फॉर दैट मैटर सुपौल में भी जी। सुपौल में अभी हम लोगों ने पिछले 1 महीने पहले एक लड़का जो 10+2 पास है, वो पहले एक CSP चलाता था, ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था, 10+2 पास है, कोई बहुत बार इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं किए हुए, और वो 21 साल उसकी उम्र है। वो करीब 12 कंट्री भ्रमण कर चुका है, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया। और वो एक सिम बॉक्स टेक्नोलॉजी आया है साइबर अपराध में, सिम बॉक्स। वो करीब 7,000 सिम का जुगाड़ किया। पहले आइडेंटिटी थेफ्ट किया, आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड और ये सब फिंगरप्रिंट वगैरह सबका जुगाड़ लगाया। और इसके लिए आजकल इतने से जो एक कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको वसुधा केंद्र कहते हैं, जहां पर जो जनरल पब्लिक जाती है, अपना इंटरनेट फैसिलिटी है, तो ये जो वसुधा केंद्र है वहां से, और फिर जगह जगह पे गांवों में विभिन्न योजनाओं में सहयोग करने के लिए वो आइडेंटिटीज चुराते हैं, आईडी चुराते हैं। लोग लगे हुए हैं, काफी सारे लोग। और इन चुराए गए आईडीज के आधार पे वो सिम लेते हैं। सिम लेने के बाद फिर म्यूल अकाउंट खोलते हैं बैंक में, और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में म्यूल अकाउंट खोलते हैं। और उसके बाद फिर उनका जो साइबर अपराध तरह तरह का इंपोर्सनेट करके और तरह तरह के तौर तरीके अपना करके पब्लिक को डूब करते हैं। तो ये जो सिम बॉक्स है, ये पूरा जो आपका कम्युनिकेशन हाईवे है उसको बाईपास कर देता है। मतलब आपका कॉल जनरेट होगा अफ्रीका से, अमेरिका से, वो कहीं पे भी किसी भी इंफॉर्मेशन गेटवे में उसका कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, कोई फुटप्रिंट नहीं रहेगा। और फिर वो कॉल लैंड करता है यहाँ सिम बॉक्स पे। वो सिम लगाया हुआ है, करीब 7,000 सिम लगाया हुआ था इसने। पर डे 25,000 कॉल कर रहा था, और उसका पर मंथ इनकम 3 करोड़ था। उसके अकाउंट में 9 करोड़ रुपया पाया गया है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। एक 10+2 का लड़का, और अकेले मैनेज कर रहा था, अकेले। एक अकेले पूरा टेक्नोलॉजी था उसका, 3 फ्लोर का मकान था, उसमें पूरे सिम बॉक्सेस लगाए हुए थे। तो ये सिम बॉक्सेस को हम लोगों ने काफी विश्लेषण करके BSNL से भी सहयोग हमने लिया, और इस तरह के सिम बॉक्सेस अभी बनारस में पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब्त किया है, आरा में जब्त हुआ है। तो यही नहीं है, बल्कि इस तरह के साइबर अपराध अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और बिहार शायद एकमात्र राज्य है जहां के हर जिले में साइबर थाना 2023 से कार्यरत है। उसके पहले हम लोग एक CCSMU, साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट स्टार्ट किए थे, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। और हमारे सभी 40 जिले के थाने हैं और 4 रेल थाने हैं, सभी में साइबर थाना कार्यरत है। और साइबर थाना का जो थाना प्रभारी है हमारा, वो DSP रैंक का पदाधिकारी है। और सभी के सभी 44 जो है वो IIT से, NIT से बीटेक किए हुए हैं। एक भी उसमें आर्ट्स ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि सभी टेक्नोलॉजी वाले हैं। और वो करीब 4-5 महीनों में इन्होंने जबरदस्त काम किया है। और अभी करीब 1200 से अधिक, पिछले साल 400-500 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए थे। इस बार 7-8 महीने में हम लोग करीब 1,500 साइबर अपराधी पकड़े हैं इस तरह से। और इन लोगों ने, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन, एक वैशाली से एक लड़का पकड़ा गया है जो आधार ऑथेंटिकेशन का उसका पूरा पैराफर्नेलिया है। आधार ऑथेंटिकेशन आप जिस चीज के लिए कराना है वो ऑथेंटिकेट कर देगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये साइबर अपराध जो है, ये अभी का सबसे चुनौतीपूर्ण अपराध है। और इसको डील करने के लिए भी अभी हमने कल ही परसों हमारा एक साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी वर्टिकल, एक अलग इकाई हम लोग गठित कर चुके हैं, नोटिफिकेशन हो गया है। तो साइबर वर्टिकल ये हेड होगा ADG रैंक के पदाधिकारी के द्वारा। एक अलग से सेपरेट यूनिट का गठन हमने करा दिया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है, कार्यरत हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। उसके बाद साइबर में हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं अन्य राज्यों की तुलना में। और हमारा जो साइबर का जो 1930 का कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर में प्रतिदिन 7,000 से 8,000 कॉल लैंड होते हैं। और हम लोग करीब 12,000 साइबर केस इस साल लगभग एक्सपेक्ट करें कि अभी तक 7,000-8,000 दर्ज हो गया है। 12,000 साइबर केस दर्ज करके उसका अनुसंधान करवा रहे हैं।
तो साइबर में हम लोगों ने काफी प्रगति की है और एकमात्र हम राज्य हैं जहां के हर जिले में साइबर थाना है। इवन तेलंगाना वगैरह जो काफी पुलिसिंग में अच्छा कर रहा है, वहां पे कमिश्नरी लेवल पे साइबर थाना है। तो वी हैव डन अ लॉट इन साइबर क्राइम को कंटेन करने में। इसके बाद सर एक और चुनौती हमारा है जो साइबर के साथ ही हम लोगों ने एक नारकोटिक्स का समस्या जो है, ड्रग्स का समस्या हमारे यहाँ काफी है। कितनी बिहार में जो स्कूल में छोटे बैग के जो छात्र और बच्चे हैं वो एडिक्ट हो रहे हैं और कैसे उसको क्रैक डाउन कर रही है बिहार पुलिस, इसके बारे में बताएं। ये भी बड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। एकदम गंभीर विषय है, आई एग्री। नारकोटिक्स को भी हमने काफी संवेदनशीलता के साथ लिया है और अभी हम लोग जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे ही एसटीएफ में एक नारकोटिक सेल खोला, उसके बाद हर जिले में नारकोटिक सेल खोला। और इस साल जो नारकोटिक्स में जो गिरफ्तारियां हुई है, सिर्फ नेपाल बॉर्डर वाले जो जिले हैं उसमें हम लोगों ने 700 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफी नारकोटिक्स जब्त हुआ। इधर आप हर रोज देख रहे होंगे कि नारकोटिक्स की जब्ती हो रही है, चरस की जब्ती हो रही है, हीरोइन की जब्ती हो रही है। और पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने एक नारकोटिक्स का भी एक अलग इकाई का गठन किया है। नारकोटिक्स के लिए भी हम लोगों ने एक सेपरेट यूनिट गठन किया है जिसमें आईजी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे और पूरा उसमें 300 का पद सृजित हुआ है, 300-400 का पद सृजित हुआ है। तो इन समस्याओं को डील करने के लिए हम लोग सेपरेट वर्टिकल पुलिस के अंदर, पहले भी तो नारकोटिक्स सेल रहा होगा बिहार पुलिस के पास? नहीं, पहले आर्थिक अपराध इकाई में उसमें था। सर के नेतृत्व में ही 2011 में सीआईडी से अलग पृथक होकर के एक आर्थिक अपराध इकाई गठन हुआ था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आर्थिक तरह तरह की आर्थिक अपराध को भी डील करता है, एग्जामिनेशन फ्रॉड्स वगैरह को डील करता है, मूर्ति वगैरह चोरी होता, बहुत सारा उसका मैंडेट है। इसके अतिरिक्त तो उसको नारकोटिक्स और साइबर का भी जिम्मेवारी उसी को था। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई से अलग पृथक कर साइबर वर्टिकल अलग से सृजित हो गया है और नारकोटिक्स वर्टिकल भी सृजित हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया। अभी जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें काफी सुधार किया गया है। अभी मैं आपसे चर्चा भी हो रही थी और पढ़ने को भी मिला कि बिहार पुलिस भी बहुत हद तक अपराधियों के जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, अपराध से कमाए पैसे हैं, क्योंकि क्रैक डाउन करना है तो पूरा करना है, क्राइम का सफाया करना है तो पूरा करना है ताकि जड़ से वो कमजोर हो। तो आप लोग भी सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टियां जब्त कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पहले जो पीएमएलए 2005 में लागू हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें जिला पुलिस को सख्ती नहीं प्रदान की गई थी। हम लोग अपने मामलों को चिन्हित करके, जो क्राइम प्रोसीड्स वाले थे, जो प्रेडिकेट ऑफेंस की तरह परिभाषित थे, और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। उसके माध्यम से हम लोग ईडी में प्रस्ताव भेजते थे। अब ईडी के पास अन्य प्राथमिकताएं रहती हैं, तो उसमें त्वरित गति से कार्रवाइयां बड़ी तेजी से हुई थी और बिहार प्रथम राज्य था जिसने पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्ती में काफी कारगर कार्रवाई अभयानंद सर के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ था। उस समय हम लोगों ने किया था, उसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ा था अपराध पर। अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट भी किया था कि जिला पुलिस को भी, बिहार पुलिस को भी, स्टेट पुलिस को भी ये शक्ति मिलना चाहिए पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने का, लेकिन वो विचाराधीन था काफी समय से। इस बार जब नए कानून बनाए में नया कानून जो आईपीसी सीआरपीसी था, उसकी जगह पे काफी सारे परिवर्तन हो रहे थे, तो उसमें मैं भी सीआईडी में था, तो सीआईडी से करीब 2 दर्जन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इसको मैंने मुखर ढंग से रखा कि स्टेट पुलिस को ईडी की तरह, जैसे पीएमएलए में उसको है, उस तरह से क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने की शक्ति होनी चाहिए। और ये सरकार के द्वारा धारा 107 बीएनएसएस में ये शक्ति प्रदान की गई है। तो मैंने दिसंबर में ज्वाइन करते ही इस प्रावधान को लागू करने के लिए आदेश निर्गत किया। उसके बाद अभी राज्य सरकार के स्तर से भी नोटिफिकेशन हो गया है और हम लोगों ने करीब 1700 मामले चिन्हित किए। 1700 में से करीब 402 मामले, अभी तक जो फिगर है 402 मामले में हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार करके इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी के स्तर से अप्रूवल करके न्यायालय में हम लोगों ने प्रस्ताव समर्पित कर दिया है। करीब 70 से 80 मामलों में न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है अपराधी को कि आप एक्सप्लेन करिए। 14 दिनों के अंदर में उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित की है। यदि नहीं वो जवाब देते हैं या जवाब असंतोषजनक पाया जाता है तो उसको
जब्त करने का आदेश न्यायालय को पारित करना है। 2 मामले में आदेश पारित हुआ है जो बड़े चर्चित अपराध कर्मी है मुजफ्फरपुर के, और अन्य मामलों में भी हम लोग सोचे थोड़ा न्यायालय में भी अभी इस धारा को समझने और इसको तरह तरह के विचार हैं कि न्यायालय में, अलग अलग न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से भी समन्वय स्थापित किया है और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी लाया है, सो दैट क्लियर इंस्ट्रक्शंस नीचे अधीनस्थ न्यायालयों में जाए। तो इसको हम लोग एक व्यापक तौर पे प्रयोग करने का प्रयास किया है। अभी तक सफलताएं मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको और धारदार बनाने की हम कोशिश करेंगे। किसी भी अपराध से यदि आप संपत्ति अर्जित करते हैं तो संपत्ति आपका नहीं है, वो संपत्ति जब्त होगा और उसको विक्टिम्स के बीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वितरित कर देना है। यदि विक्टिम्स आइडेंटिफाइड है कि अपराध से विक्टिमाइज हुआ है कोई व्यक्ति तो उसके अंदर वितरित करना है, और यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो सरकार के खजाने में वो राशि जमा हो जाएगी। चूंकि बातचीत का सिलसिला चल रहा है, पुलिस में आपका भी एक बहुत लंबा कैरियर हो चुका है, यानी 1991 से लेके सीधे 2025 का अगर समय जोड़ा जाए तो करीब करीब अब 35 साल होने को आ रहा है। 35 साल के सफर में हर पुलिस वाले के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है जो, अगर वो कुछ होती हैं जो बताने लायक नहीं होती हैं, कुछ होती हैं जिन्हें जनता को अवेयर करने के लिए बताया जाना चाहिए। कुछ ऐसा, आखिरी सवाल के रूप में मैं आपसे ये पूछूंगा कि कुछ ऐसे अपने जीवन से जुड़ी इन 35 सालों की यात्रा में कुछ रोचक घटना बताइए जो लोग सुने और उसको याद रखें अपने जहन में कि किसी क्राइम को सॉल्व करने में पुलिस इस हद तक जाती है, या किसी की मदद करने के लिए इस तरह से जाती है, या कोई केस कैसे हजारों निशान बिखरे होते हैं और एक पुलिस अधिकारी अपने एंटिसिपेशन से, अपने मतलब सोचने के तरीके से क्राइम को डिटेक्ट करता है और वो सही मंजिल पे पहुंच जाता है। ये क्राइम डिटेक्शन एक बड़ा ही एक जटिल चीज है। कब क्या क्लिक कर जाए वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं जब ट्रेनिंग में था भागलपुर में, तो जब मैं थाना प्रभारी था, सबौर थाना प्रभारी, तो भागलपुर भी काफी अपराध से ग्रसित था। तो एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, उनके बच्चे का अपहरण हो गया। छोटा बच्चा करीब 6 साल का था, उसका अपहरण हो गया। तो इसको मैं काफी चैलेंज के तौर पे लिया, और उसमें मैं भी नया था, ट्रेनिंग में था। और नॉर्मली होता था कि जो थाना अध्यक्ष, आईपीएस वाले थाना अध्यक्ष बनते थे, तो रेगुलर थाना अध्यक्ष भी समानांतर क्रम में वो भी फंक्शनल रहता था, और जो आईपीएस थाना प्रभारी होते थे वो उसी की छत्र छाया में काम करते थे। तो मैंने एसपी से अनुरोध किया कि सर मैं स्वतंत्र रूप से थाना प्रभारी की तरह काम करूंगा। तो वो जो थाना, अच्छा मेरी पोस्टिंग भी हुई थी थाना ट्रेनिंग के दौर पर। एक बड़ा नरसंहार हो गया था 7-8 लोगों का, तो सड़क जाम था, उसमें काफी जनता उद्वेलित थी। तो शाम में एसपी साहब ने घोषणा किया कि अब आपके थानेदार सिपाही से प्रमोटेड दरोगा नहीं रहेंगे बल्कि आईपीएस ऑफिसर रहेंगे। तो इसी पर जाम हटा। तो एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं वहां पे थाना ट्रेनिंग शुरू किया। दियारा में भी काफी, रिवराइन एरिया में काफी क्राइम्स थे, तो वहां पे हॉर्स, भागलपुर में घोड़े का एक प्लाटून था, तो मुझे घोड़े चढ़ने का भी काफी शौक था। एनपीए में भी हॉर्स राइडिंग का पाठ्यक्रम रहता है, सिखाया जाता है। तो भागलपुर में करीब 30-32 घोड़े थे। तो एक डीएसपी थे नवल किशोर सिंह, जो भी रिटायर हो गए, वो डीएसपी प्रोबेशनर थे, और मैं दोनों मिलकर के दियारा एरिया में रात में 3 बजे निकल के और पूरा सुबह 8 बजे तक हॉर्स पेट्रोलिंग वगैरह करता था। तो दियारा के क्राइम्स में कई सारे जो गिरोह थे वो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, कानून के दायरे में आए। तो ये मैंने कर लिया था। उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ दियारा क्राइम जो नरसंहार हुआ था उसमें, तो ये अपहरण हो गया बच्चे का। अब ये बड़ा चैलेंजिंग था अपहरण। इसमें मुझे लगता है कि 2-3 दिन तक मैं सोया नहीं, लगातार रात भर जिसको भी पकड़ के लाता तो उसको पूछताछ करते। इसी क्रम में एक पता चला कि नहीं, इस अपहरण में मिस्टर एक्स, उसका नाम मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका हाथ है। तो उसका घर घेरा गया रात में करीब 10 बजे। कुछ जो पुलिसकर्मी थे उस घर घेरा गया।
संयोग से वो अपराध कर्मी घर से कूद करके भागा, और मैं भी उस समय फिटनेस काफी अच्छा रहता है, एनपीए से ट्रेनिंग करके आदमी आता है, तो मेरे पास पिस्टल था, मैं पिस्टल अपने खोसा हुआ था, तो करीब 1 किलोमीटर चहेट करके उसको मैंने पकड़ा और पटक करके उसको पटके हुए थे। उसके पास भी हथियार था, मेरे पास भी हथियार था, और मैं अकेला वहां पे था अंधेरे में, मैं और अपराध कर्मी दोनों था। मुझे लग रहा था कि आज पता नहीं, बड़ा तगड़ा था, मैं पतला था उस समय, करीब 56 किलो वजन था, अभी तो ज्यादा है, करीब 75-80 किलो है। तो बड़ा मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, काफी जोर से चिल्लाया, एकदम जितना साउट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डर भी हो गया था कि पता नहीं इसके पास भी हथियार है, हमसे बड़ा तगड़ा है, डबल वजन 70 किलो का था। काफी डरा। तो मेरे पास एक बॉडीगार्ड के तौर पे बिना शस्त्र वाला एक लड़का था, लाल टोपी वाला रिक्रूट था, वो काफी दौड़ करके वहां पे आया, लेकिन अपराधी का वजन हमसे ज्यादा था, तो वो 1 किलोमीटर दौड़ने में पूरा थक गया था, उसके पास एकदम स्टेमिना उतनी नहीं थी। ऊर्जा स्टेमिना नहीं बची थी। तो मैंने उसका हथियार लिया, उसके बाद फिर उसको लेकर के पूछताछ हुआ, पूछताछ हो करके फिर मैं गया सबौर औद्योगिक थाना है वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां बड़े बड़े अबैंडन्ड कैंपसेस थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी, 4 दीवारी थी। तो वहां पे मैं गया, तो मुझे पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि इसी में रखा होगा। वो कुछ बताया कि सर हम यहाँ पे आकर के छोड़ दिए थे, यहाँ दूसरे को हैंड ओवर कर दिए, हमें यहाँ से नहीं पता है कि यहाँ कहाँ रखा हुआ है। तो वहां जाकर के काफी देर, आधे घंटे मनन किया, उसके बाद हमें लगा कि इसी में हो सकता है, दिस इज द प्लेस वेयर ही कैन बी हिडन। तो उसमें बाउंड्री को मैंने अकेले स्केल ओवर करके और अंदर कूदा। संयोग से मैंने जहां पे लैंड किया, उसी के 5 गज की दूरी पे एक चटाई बिछा हुआ था, एक झोपड़ी था पूरी बाउंड्री के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां 5 अपराध कर्मी बैठे हुए थे, हथियार भी रखे हुए थे और बच्चा भी बीच में था। फिर मैं दोबारा फंस गया, एक वहां फंसा, फिर यहाँ उसी दिन रात में फिर दोबारा फंस गया यहाँ पे। अंदर अकेला हूं मैं, और कोई पुलिसकर्मी उतना दीवार फांद करके अंदर नहीं गया, मैं अकेला था। अंदर गया, फिर मैंने चिल्लाया काफी जोर से, मैं चिल्लाया तो 1-2 सिपाही अंदर आए, और अपराध कर्मी फिर दीवार फांद के बाहर फांदने लगे, तो बाहर वो गिरफ्तार हो गए 3, एक अंदर छुप गए, और वो बच्चा वहां पे अकेला मिल गया। तो मैंने बच्चे को गोद में लिया और उसको बरामद किया। एसपी साहब को मैं गया, बताया कि ये अपहरण का केस सॉल्व हो गया है, सभी अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, तो काफी शाबाशी दिए। मैं 2010 में आईजी भागलपुर के तौर पे गया, तो वहाँ वो बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, एनआईटी में पढ़ रहा था, तो उसके फादर को मैंने लोकेट किया और सब और थाना पे गए। तो बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभूति हुआ कि उसको मैंने उस समय बरामद की, मारा भी जा सकता था। और ट्रेनिंग के दिनों में तो अपराध अनुसंधान के प्रति जो रुझान है, मैंने ट्रेनिंग में ही काफी संवेदनशीलता के साथ लिया था। कई सारे कांड ट्रेनिंग के दौरान उद्भेदन किया, तो बाद में भी इसे हमें फायदा मिल रहा है। अभी जब मैं डीजीपी के तौर पे भी हूं, तो ऐसा नहीं कि कोई घटना हो रही है तो थानाध्यक्ष अनुसंधान उद्भेदन करेगा, मैं स्वयं अपने जो अनुसंधान में जो अनुभव है उसको साझा करता हूं, और उसका नतीजा हो रहा है कि जल्द से जल्द डिटेक्शन हो जा रहा है केस का। तो सर, समय तेजी से भाग रहा है। आपने भारत एक्सप्रेस के इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत अच्छा और लंबा टाइम निकाला। बार बार हमारे एंकर इशारा कर रहे हैं, तो बहुत आभार आपका। और आपसे चाहूंगा कि 2 मिनट रुकें, आपको थोड़ा भारत एक्सप्रेस की ओर से हमारी एक किताब भी मैं चाहूंगा कि अगर हो तो हमको दिया जाए चलिए, सर के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे सीएमडी उपेंद्र राय सर, डीजीपी विनय कुमार जी। बेहद खास ये पल, और डीजीपी साहब ने जो बातें बताई हैं, शायद बिहार को एहसास हो गया होगा कि कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। एक बार तालियां होनी चाहिए। शॉल देकर सम्मानित भी करेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीजीपी सर के ऊपर, और बाखूबी निभा रहे हैं इसे। और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय की लिखी किताब डीजीपी सर को भेंट की जा रही है।
तो ये किताब जिसे खुद हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी ने लिखी और ये किताब डीजीपी साहब को दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएमडी सर उपेंद्र राय जी और डीजीपी विनय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।